नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम उन यूरोपीय लोगों की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं जो समुंदर के रास्ते सबसे पहले भारत पहुंचे। पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना वो सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास में एक बिल्कुल नया और अक्सर उथल-पुथल वाला एक अध्याय शुरू हुआ। तो से जानना क्या है हमें, पुर्तगालियों के मन में क्या चल रहा था असल में? वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ उनके राज की कह सकते हैं नींव डाली, कैसे चलाया उन्होंने शासन और नतीजा क्या निकला? और सबसे ज़रूरी, आज भी उनके आने का क्या असर दिखता है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब टटोलते हैं। शुरुआत करते हैं वास्को डी गामा से। 1498 कालीकट, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, भारत का पश्चिमी तट और यहाँ के मसाले, खासकर काली मिर्च, ये पुर्तगालियों के लिए एक बड़े आकर्षण थे। बिल्कुल खींच लाए एक तरह से। हाँ, और कालीकट के जो स्थानीय शासक थे ज़ेमुरिन, उन्होंने शुरू में तो स्वागत भी किया। हाँ, गामा यहाँ कोई 3 महीने रुका था, है ना? हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि उस वक्त यूरोप में मसालों की कितनी मांग थी। कीमतें बहुत ऊंची थीं और सारा व्यापार अरब सौदागरों के हाथ में था। मतलब उनकी मोनोपोली थी। अच्छा। पुर्तगाली इसी एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, सीधे भारत से व्यापार करना चाहते थे। और गामा जब लौटा ना, जो मसाले वो ले गया, उससे इतना ज्यादा मुनाफा हुआ यूरोप में कि उसने वहां की अर्थव्यवस्था और भारत के साथ भविष्य के रिश्तों की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। इसके फौरन बाद ही, जैसा स्रोत बताते हैं, पेड्रो एल्वारेज कैब्राल, उसके नेतृत्व में एक दूसरा ज्यादा बड़ा ग्रुप भेजा गया। उसने सितंबर 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री मतलब उस जमाने का कारखाना या गोदाम समझ लीजिए। हाँ, ट्रेडिंग पोस्ट जैसा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा टिकी नहीं। जल्दी ही वहां के लोकल व्यापारियों और ज़ेमुरिन से झगड़ा शुरू हो गया। फिर 1502 में गामा दोबारा आया, इस बार ज्यादा तैयारी और ज्यादा ताकत के साथ। और उसने पास में ही कन्नानौर में एक और फैक्ट्री खोल दी। तो ये संघर्ष और विस्तार ये साथ साथ ही चल रहा था। और देखते ही देखते, मतलब अगले कुछ दशकों में पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट पर कई जरूरी ठिकानों पर अपना कंट्रोल कर लिया या दबदबा बना लिया। हमारे स्रोत गोवा, दमन, दीव का जिक्र करते हैं, ये तो बड़े नाम हैं। हाँ, ये तो मुख्य केंद्र बन गए। और साथ ही सालसेट, बसीन, चौल और आज का मुंबई। उधर दक्षिण में सेंट थॉम यानी चेन्नई के पास, और पूरब में बंगाल में हुगली तक उनका असर पहुंच गया था। कालीकट, कन्नानौर, कोचीन, ये तो शुरुआती गढ़ थे ही। चलिए अब थोड़ा उनके शासन के तरीके और नीतियों पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि 1505 में पुर्तगाल के राजा ने यहाँ भारत में अपने हितों की देखभाल के लिए पहला गवर्नर भेजा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जी। और उसके बाद एक और नाम बहुत आता है, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। अल्मेडा की एक खास पॉलिसी का जिक्र है, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल नीति, और एक कार्टास सिस्टम भी था। ये क्या था? हाँ, नीली जल नीति का सीधा सा मतलब था कि अल्मेडा का जोर जमीन पर कब्जा करने से ज्यादा समंदर पर था। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का दबदबा बनाना। वो मानता था कि अगर समुद्र कंट्रोल में है तो भारत का व्यापार भी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, मतलब नेवल सुप्रीमेसी। एग्जैक्टली, नेवल सुप्रीमेसी। और ये कार्टास, ये सुनने में किसी परमिट जैसा लग रहा है। परमिट? परमिट से कहीं ज्यादा था वो। कार्टा सिस्टम इसी समुद्री दबदबे को लागू करने का एक तरीका था, एक हथियार कह लीजिए। हथियार कैसे? इसके तहत हिंद महासागर में अगर किसी भी भारतीय या एशियाई जहाज को व्यापार करना है तो उसे पुर्तगालियों से एक लाइसेंस लेना पड़ता था। इसी लाइसेंस को कार्टास कहते थे और इसके लिए बकायदा फीस देनी पड़ती थी। अच्छा। और अगर कोई जहाज बिना कार्टास के पकड़ा गया तो पुर्तगाली उसे जब्त कर सकते थे, माल लूट सकते थे या डुबो भी सकते थे। यहाँ तक कि कुछ जहाज़ों को तो काली मिर्च या हथियार ले जाने की इजाज़त ही नहीं थी, भले ही उनके पास कार्टास क्यों ना हो। अरे बाप रे, तो ये तो सिर्फ लाइसेंस नहीं हुआ, ये तो सीधे सीधे कंट्रोल करने का तरीका था। समुद्री गुंडागर्दी कह सकते हैं। ये हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण जमाने का जरिया था। अल्मेडा ने अपनी नेवी की ताकत दिखाने के लिए मिस्र और गुजरात की मिलीजुली नौसेनाओं से लड़ाइयां भी लड़ी। जैसे 1508 में चौल की लड़ाई हुई जिसमें वो हार गया और उसका बेटा भी मारा गया। लेकिन फिर 1509 में दीव के पास एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें उसने बदला लिया और जीत हासिल की। लेकिन अल्मेडा के बाद जो आया, अफोंसो डी एल्बुकर्क, उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक मानते हैं।
और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अल्बुकर्क का नजरिया थोड़ा अलग था अल्मिरा से। कैसे? उसने समझा कि सिर्फ नेवी से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी कुछ स्ट्रेटेजिक ठिकाने होने जरूरी हैं। और उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। गोवा आगे चलकर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे अहम सेंटर बना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल। इसके अलावा उसने मलक्का, जो साउथ ईस्ट एशिया में है, और हरमुज, फारस की खाड़ी के मुहाने पर, इन अहम व्यापारिक बंदरगाहों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि पूरे इंडियन ओशन ट्रेड रूट पर पुर्तगाली पकड़ मजबूत हो जाए। और अल्बुकर्क ने कुछ सोशल पॉलिसीज भी अपनाई थी, है ना, कुछ सामाजिक नीतियां। हाँ, उसने पुर्तगालियों को भारत में बसने और यहाँ की महिलाओं से शादी करने के लिए एंकरेज किया। इसका एक मकसद तो ये था कि भारत में एक परमानेंट पुर्तगाली ईसाई आबादी तैयार हो जाए जो पुर्तगाल के लिए लॉयल रहे। अच्छा। दूसरा, उसने अपने कंट्रोल वाले इलाकों में सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की। ये उस जमाने के हिसाब से एक जरूरी सामाजिक सुधार का कदम माना जा सकता है, हालांकि इसके पीछे धार्मिक मोटिवेशन भी रहे होंगे। अल्बुकर्क के बाद नीनो द कुन्हा का भी जिक्र आता है। उसने राजधानी बदली थी। हाँ, नीनो द कुन्हा। उसने 1530 में पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। इससे गोवा की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई और उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ कभी समझौते करके, कभी लड़कर बसीन 1534 और दीव 1535 जैसे जरूरी इलाके भी हासिल किए। दीव पर कब्जा करने में उसे इस बात से भी मदद मिली कि बहादुर शाह उस वक्त मुगल बादशाह हुमायूं से लड़ने में बिजी था। अब आते एक ऐसे पहलू पर जो पुर्तगालियों के लिए लगता है शुरू से ही बहुत अहम था, धर्म। स्रोत तो साफ बताते हैं कि व्यापार तो था ही, लेकिन ईसाई धर्म का प्रसार भी उनका एक बहुत बड़ा मकसद था। पोप अलेक्जेंडर वी ने भी पुर्तगाली राजाओं को एक तरह से इसका अधिकार सा दे दिया था। ये बिल्कुल सही है। उनकी जो धार्मिक नीति थी वो काफी अग्रेसिव थी और अक्सर इंटॉलरेंट भी। उन्होंने धर्म बदलने को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके अपनाए। जैसे जो लोग ईसाई बन जाते थे उन्हें पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरियों में, दूसरी सुविधाओं में प्राथमिकता मिलती थी। अल्बुकर्क की जो लोकल औरतों से शादी वाली पॉलिसी थी उसका भी एक मकसद, जैसा हमने कहा, लोकल ईसाई आबादी को बढ़ाना था। और क्या उन्होंने जबरदस्ती भी की, मतलब बल प्रयोग? हाँ, कई जगहों पर। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने मंदिर और मस्जिदें तोड़ने और गैर ईसाइयों को अपना धर्म मानने से रोकने जैसी हरकतें भी की। खासतौर पर मुसलमानों के प्रति उनका रवैया ज्यादा सख्त था। अच्छा। गोवा में एक धार्मिक अदालत, जिसे इनक्विजिशन कहते हैं, उसकी स्थापना का भी जिक्र है। ये एक तरह की रिलीजियस कोर्ट थी जो कैथोलिक सिद्धांतों से अगर कोई भटकता था या विधर्म करता था तो उसकी जांच करती थी और सजा देती थी। हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि बाद में हिंदू भी इसके दायरे में आए। मतलब धर्म बदलने के लिए सरकारी और फौजी ताकत का इस्तेमाल आम था। शिक्षा और प्रिंटिंग प्रेस का इसमें क्या रोल रहा, ये भी तो उन्होंने शुरू किया था। हाँ, शिक्षा का इस्तेमाल भी ज्यादातर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही किया गया। बच्चों को ईसाई स्कूलों में लाने के लिए इनाम वगैरह दिए जाते थे। और 1556 में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका शुरुआती और मुख्य इस्तेमाल ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और प्रोपेगेंडा मटेरियल छापना था। गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में इसे लगाया गया था। गोवा के जो आर्कीबिशप थे, गैस्पर जॉर्ज डी लियो पेरेरा, उनकी एक किताब द कैम्पेंडियो स्पिरिचुअल द विद क्रिस्टा, मतलब ईसाई जीवन का आध्यात्मिक सार, शायद यहीं छपी पहली किताबों में से एक थी। चलिए अब जरा मुगलों के साथ पुर्तगालियों के रिश्तों पर नजर डालते हैं। ये तो दो बड़ी ताकतें थी उस वक्त। अकबर के बारे में कहते हैं कि वो बड़े जिज्ञासु थे। क्या इसीलिए उन्होंने पुर्तगालियों को बुलाया था? हाँ, अकबर की धार्मिक जिज्ञासा तो मशहूर है ही। वो अलग अलग धर्मों के बारे में जानना चाहते थे। इसी वजह से, जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने 1579 में गोवा से जेसुइट पादरियों को, ये ईसाई धर्म का एक खास कैथोलिक ग्रुप होता है, उनके एक दल को अपने दरबार फतेहपुर सीकरी बुलाया। अच्छा। रूडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट ये पहले मिशन के मेंबर थे। अकबर ने उनका बहुत सम्मान किया, उनसे ईसाई धर्म के बारे में काफी बातचीत की। बाद में 1590 और 1595 में 2 और मिशन भेजे गए। अकबर ने तो उन्हें लाहौर में चर्च बनाने और कॉलेज खोलने की इजाजत भी दे दी थी। तो शुरुआत तो काफी अच्छी रही। फिर जहांगीर के टाइम में रिश्ते बिगड़े क्यों? स्रोत बताते हैं कि 1608 में जब अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट मांगने, तो पुर्तगालियों ने उसका बड़ा विरोध किया। बिल्कुल। जहांगीर के समय तक आते आते पुर्तगालियों का रवैया ज्यादा अड़ियल हो गया था।
रिश्ते बिगड़ने के कई कारण थे। एक बड़ी वजह थी पुर्तगालियों की समुद्री डकैती और जोर जबरदस्ती। वो अक्सर मुगल जहाज़ों को भी नहीं छोड़ते थे। मुगल जहाज़ों को भी? हाँ, 1613 में उन्होंने सूरत के पास मुगल बादशाह के एक बड़े जहाज़ रहीमी को पकड़ लिया और यात्रियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इससे जहांगीर बहुत ज्यादा नाराज हुआ। दूसरा कारण था ट्रेड कंपटीशन। पुर्तगाली किसी भी कीमत पर वेस्ट कोस्ट पर अपनी ट्रेड मोनोपोली बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों जैसी किसी दूसरी यूरोपीय ताकत को यहां जमने नहीं देना चाहते थे। और इसी चक्कर में अंग्रेजों से उनकी लड़ाई भी हुई। हाँ, 1612 में सूरत के पास स्वाली के समुद्र में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच एक अहम नेवल बैटल हुई। इसमें अंग्रेज जीत गए। ये पुर्तगालियों के लिए बड़ा झटका था और इससे मुगल दरबार में उनकी इज्जत को भी काफी धक्का लगा। अंग्रेजों को भी समझ आ गया कि पुर्तगाली नेवी उतनी भी अजेय नहीं है। शाहजहां के समय में तो लगता है मामला और भी बिगड़ गया, खासकर हुगली में। शाहजहां के टाइम तक बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों की हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। स्रोत बताते हैं कि वो न सिर्फ व्यापार में मनमानी कर रहे थे, बल्कि स्लेव ट्रेड यानी दास व्यापार में भी पूरी तरह शामिल थे। उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाते थे और फिर गुलामों की तरह बेच देते थे। उन्होंने मुगल हरम की 2 दासियों को भी अगवा कर लिया था। इन सब बातों से शाहजहां का गुस्सा भड़क गया और उसने 1632 में हुगली पर हमला करने का हुक्म दिया। एक लंबी घेराबंदी के बाद मुगल फौज ने पुर्तगाली बस्ती को तहस-नहस कर दिया और हजारों पुर्तगालियों को बंदी बना लिया गया। उफ, इतनी सारी नेगेटिव बातें हैं। क्या पुर्तगालियों के आने का कोई पॉजिटिव पहलू भी था? कुछ अच्छी चीजें जो वो लाएं या शुरू की? हाँ, कुछ जरूरी चीजें जरूर हैं। जैसा स्रोत में भी है, पुर्तगाली अपने साथ कई नई फसलें लाए जो आज हमारे खाने का एक जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, आलू, टमाटर, मक्का, मूंगफली, अमरूद, पपीता, काजू, तंबाकू और सबसे जरूरी मिर्च। हाँ, मिर्च के बिना तो खाना अधूरा है। बिल्कुल, ये सब पुर्तगालियों की देन है। और जैसा हमने पहले बात की, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी उन्होंने ही गोवा में की। जहाज बनाने की कुछ यूरोपियन टेक्निक्स भी उनके जरिए यहाँ आईं। और मिलिट्री या आर्ट के फील्ड में? मिलिट्री में देखें तो उनकी नेवी की ताकत और जहाज़ों पर तोपों का असरदार इस्तेमाल ये एक नई चीज़ थी। इसने भारतीय राजाओं को भी अपनी नेवी और वॉर स्ट्रैटेजी पर सोचने को मजबूर किया। उनकी कार्टाज प्रणाली, हाँ, वो दमनकारी जरूर थी, पर उसने पहली बार किसी यूरोपियन पावर द्वारा इंडियन ओशन ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की। आर्ट के फील्ड में भी थोड़ा असर दिखता है, जैसे कुछ क्रिश्चियन आर्ट में इंडियन थीम या स्टाइल का इस्तेमाल। और हाँ, आम की एक मशहूर किस्म अल्फेंसो, उसका नाम भी शायद गवर्नर एल्बुकर्क के नाम पर ही पड़ा है। लेकिन इतनी शुरुआती बढ़त थी, इतनी ताकत थी, फिर भी उनका असर कम क्यों होता गया? वो भारत में अंग्रेजों या फ्रांसीसियों जितने प्रभावशाली क्यों नहीं बन पाए आखिर? इसके कई कारण हैं जो स्रोत बताते हैं, सब मिले जुले हैं। एक बहुत बड़ा कारण तो उनकी धार्मिक कट्टरता और जबरदस्ती धर्म बदलवाने की नीति थी। इससे लोकल लोग, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, उनसे बहुत चिढ़ गए। उन्हें कभी आम लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। ये तो जाहिर है। दूसरा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ गई थी। जो अधिकारी थे वो अपने निजी व्यापार और मुनाफे में ज्यादा लगे रहते थे। अच्छा। तीसरा, 16वीं सदी में जब ब्राजील की खोज हुई तो पुर्तगाल का ध्यान और रिसोर्सेज अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ गए। इससे भारत में उनके ऑपरेशंस पर असर पड़ा। चौथा, और शायद सबसे जरूरी, डच और अंग्रेज, ये नई, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इकोनॉमिकली ज्यादा मजबूत यूरोपियन ताकतें भारत आ गई। हाँ, कंपटीशन बढ़ गया। सिर्फ कंपटीशन नहीं, इन ताकतों ने पुर्तगालियों को न सिर्फ व्यापार में कड़ी टक्कर दी, बल्कि समुद्री लड़ाइयों में भी हराया। लोकल ताकतें जैसे मुगल और बाद में मराठे, वो भी उनके खिलाफ हो गए। और एक बाहरी कारण भी था कि 1580 से 1640 तक पुर्तगाल खुद स्पेन के कंट्रोल में रहा, जिससे उसकी अपनी ताकत कम हो गई थी। तो ये सब चीजें मिलकर उनकी गिरावट का कारण बनी। मतलब एक तरफ उनकी अपनी नीतियां, जैसे धार्मिक कट्टरता और भ्रष्टाचार, उन्हें अंदर से कमजोर कर रही थी, और दूसरी तरफ बाहर से डच और अंग्रेज उनकी समुद्री ताकत को चैलेंज कर रहे थे। ये दोहरी मार वो झेल नहीं पाए। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो पुर्तगाली समुंदर के रास्ते भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे। मसालों का व्यापार उन्हें खींच लाया। उन्होंने ना सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, बल्कि गोवा जैसे इलाकों पर कब्जा करके एक छोटा मोटा साम्राज्य भी बनाया। उनकी नीतियां अक्सर ताकत और धर्म पर आधारित थीं। हाँ, उन्होंने भारत को कुछ नई फसलें और प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीजें दी, लेकिन उनका राज कुल मिलाकर आम लोगों के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। सही।